वेलकम टू माय चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स एंड एनटीए यूजीसी नेट मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लाएंगे। Therefore, today is our first video and the topic which we have chosen is EPRG framework, which is common to both UGC Net Commerce as shown in Unit 1 and UGC Net Management as shown in Unit 9. इस टॉपिक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक मॉडल को डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में जियोसेंट्रिक मॉडल को प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के पीछे यही रीज़न था कि दैट आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू गेट एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ईपीआरजी फ्रेमवर्क। Let's begin with our first video. Explanation of the terminology in EPRG framework. Let's first understand the concept behind EPRG framework because अगर in words को meaning को समझ लिया, it will help us to understand more topics ahead like FDI integration, forward integration and backward integration very easily. यहाँ पर जो वर्ड स्पेसिफाइड है हम उनके मीनिंग्स को फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। फर्स्ट इज होम कंट्री। नाउ व्हाट इज अ होम कंट्री? होम कंट्री इज एनी कंट्री इन विच अ कंपनी के उसके हेडक्वार्टर्स हो या सिंपली जहाँ पे कंपनी बॉर्न हुई हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस डाबर इंडिया लिमिटेड या कोई और भी कंपनी लाइक पतंजलि लिमिटेड, टाटा, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। यहीं पे ये बॉर्न हुई हैं, यहीं पे ये पैदा हुई हैं। तो इन कंपनीज के लिए इनकी होम कंट्री क्या हुई? इंडिया, बिकॉज उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। सेकेंड इज होस्ट कंट्री। A foreign country where a company, for example Dabur India, establishes a plant in USA and sells its product there. अब डाबर इंडिया अपना प्रोडक्ट को यूएसए में सेल करना चाह रही है अपना प्लांट इस्टेब्लिश करके। उसके हेडक्वार्टर्स तो इंडिया में है, जो कि इंडिया उसकी बन गया होम कंट्री, लेकिन वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना चाह रही है यूएसए में बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। तो डाबर के लिए उसकी होस्ट कंट्री क्या हुई? यूएसए हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना चाह रही है। थर्ड वर्ड इज एथनोसेंट्रिक। आप देख सकते हैं कि एथनोसेंट्रिक दो वर्ड से बना है, एथनो प्लस सेंट्रिक। एथनो का मतलब होता है योर ओन नेशन, योर ओन पीपल, एंड सेंट्रिक का मीनिंग इज सिंपल लाइक सेंटर या अटेंशन। एंड एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एथनोसेंट्रिक का मतलब हुआ कि एक कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही है बाय कीपिंग इट्स ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंट्री एट द सेंटर और एट द फोकस। एथनोसेंट्रिक वो हुआ जब एक कंपनी अपने ही कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को फोकस पे रखे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। नेक्स्ट वर्ड इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक अगेन, पॉली का मतलब होता है मैनी एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो ऐसी कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज को अपने फोकस में, अपने सेंटर पे रख के बिजनेस करना चाह रही है, वो ही पॉलीसेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डाबर इंडिया लिमिटेड की बात करी थी, जब उसके फोकस पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया है, वो अप्रोच हुई एथनोसेंट्रिक। लेकिन वही डाबर इंडिया जब मल्टीपल कंट्रीज को इंगेज करना चाह रही है लाइक यूएसए में, जापान, जर्मनी, तो उसकी अप्रोच क्या हुई? पॉलीसेंट्रिक, बिकॉज उसके अटेंशन में, उसके सेंटर फोकस पे मल्टीपल कंट्रीज हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रीजियोसेंट्रिक। रीजियोसेंट्रिक भी दो वर्ड से बना है, रीजियो बिंग रीजन या एरिया एंड सेंट्रिक आपको पता है। तो है व्हेन अ कंपनी डज इट्स बिजनेस बाय कीपिंग अ पर्टिकुलर रीजन एट इट्स फोकस, एक क्षेत्र को, एक बेसिकली यहाँ पे रीजन जो हुआ एक जोग्राफिकल एरिया की बात करी जा रही है, एक टेरिटोरियल एरिया की। फॉर एग्जाम्पल डाबर इंडिया अगर कहे कि अब जो हम बिजनेस करेंगे वो अफ्रीकन रीजन को फोकस में रख के या एशियन रीजन की कंट्रीज को फोकस में रख के करेंगे, एक स्पेसिफिक रीजन को डिवाइडेड, कैसे वो कैसे डिवाइड होगा? जोग्राफिकली। तो वो हो गई कंपनी रीजियोसेंट्रिक अप्रोच के साथ। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज जियोसेंट्रिक।
जियो अगेन comes from two words geo. Geo का मतलब होता है geography, earth, whole world, and centric is at the center. Here the company's approach is to keep the whole world at its center. होल वर्ल्ड को जब वो अपने सेंटर में रख के बिजनेस करना चाह रही है तो उसको कहा जाएगा जियो सेंट्रिक. ठीक, ये थी 4 अप्रोचेस जो कि EPRG मॉडल से थी. E एथनोसेंट्रिक, P पॉलीसेंट्रिक, R रीजियोसेंट्रिक एंड G जियोसेंट्रिक. आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी. नाउ EPRG फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टैटिक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि EPRG फ्रेमवर्क किसने दिया था. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आप नाम प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, विंड, डॉगलस एंड पर्लमटर. इन तीनों ने EPRG फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया था. इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज बेसिकली डिजाइंड टू बी यूज्ड इन द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ बिजनेस. मतलब कि जब एक कंपनी लोकल से ग्लोबल लेवल पे जाना चाह रही है, जब वो नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रही है, अपना बिजनेस इंटरनेशनल कंट्रीज में इस्टेब्लिश करना चाह रही है, तो वो कौन सी अप्रोच फॉलो करती है या कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती हैं या क्या उनका व्यू पॉइंट होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ओरिएंटेशन को रिलेटेड में. इसी को कहा जाता है EPRG फ्रेमवर्क. हमने शॉर्ट में तो समझ लिया कि EPRG का क्या मतलब है. अब हम समझते हैं डिटेल में. फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि EPRG का फ्रेमवर्क कॉन्सेप्ट वाइज क्या है. अब हम हर एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेज इज एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. ओके, companies having ethnocentric orientation feel that the home country is superior in nature. इसका मतलब है कि वो कंपनीज जो कि एथनोसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती हैं. एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? जब कंपनीज अपने कंट्री के कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लोगों को ज़्यादा अटेंशन दे, ज़्यादा फोकस करे, उसको अपने फोकल पॉइंट पे रखे, तो उसको हम एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कहते हैं. ऐसी कंपनीज को लगता है कि जो उनकी होम कंट्री है वो ही ज़्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज. ओके, नेक्स्ट फीचर, कंपनीज रेयरली मेक एनी अडेप्टेशंस एंड चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट टू मीट इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट. इसका मतलब है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में डाबर इंडिया लिमिटेड का एग्जाम्पल लिया था. हम कहते हैं कि डाबर इंडिया लिमिटेड एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के साथ US मार्केट में अपने 2 प्रोडक्ट्स जो कि डाबर च्यवनप्राश और डाबर हाजमोला कैंडीज़ को लॉन्च करना चाहती है. लेकिन डाबर इंडिया लिमिटेड की ये अप्रोच है कि वो कोई भी अडेप्टेशन या चेंज नहीं करेगी प्रोडक्ट में जब उसको वो US मार्केट में लॉन्च करेगी. जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल कर रही है, सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट को बिना कोई चेंजेस करे वो US मार्केट में लॉन्च करेगी. Therefore, there is no product specification and promotion in the international market. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है, जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनली अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती है और वो किसी इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करती है, तो उस स्पेसिफिक मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करती है, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती है. लेकिन एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की पॉलिसी को फॉलो ही नहीं किया जाता. कहने का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को कोई भी चेंजेस नहीं करती है. ओके, नेक्स्ट, द पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स fixed by headquarters need to be followed by the subsidiary working in host country. मतलब कि जो भी पॉलिसी या जो भी स्टैंडर्ड एक बार हेडक्वार्टर ने फिक्स कर दिए, उसको जो सब्सिडरी इस्टेब्लिश हुई है होस्ट कंट्री के अंदर सिंपली फॉलो करेगी. सब्सिडरी कंपनी होस्ट कंट्री के अंदर अपने आप से इंडिपेंडेंटली कोई भी पॉलिसी को नहीं फ्रेम कर सकती है, सिंपली उसको फॉलो करना पड़ेगा जो कि हेडक्वार्टर ने फिक्स कर दिया.
Therefore, the companies with ethnocentric approach are mostly domestic companies. इनको domestic companies इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में स्टार्ट करने के बावजूद उनकी जो अप्रोच है, उनका जो व्यू पॉइंट है, वो अभी भी बहुत ही लोकल लेवल पे रहता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आपको दिख रहा होगा निसान. निसान की एक छोटी सी केस स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी. निसान आप सभी लोग जानते होंगे, एक जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है. निसान, ये बात होगी बहुत पहले की 1950-60s में, जापान में जब विंटर्स होती थी तो निसान अपनी कार लॉन्च करती थी. और जापान में लोग क्या करते थे विंटर्स में, अपनी कार के बोनट को, अपने कार के हुड्स को ब्लैंकेट से कवर कर दिया करते थे. ठीक, अब निसान ने सेम टेक्निक वाली कार को यूएस मार्केट में लॉन्च किया और उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे जापानीज लोग विंटर में अपनी कार के हुड को या अपनी कार के बोनट को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, उसी तरीके से अमेरिकन सिटीजन्स भी करेंगे. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. अमेरिका में जब यही टेक्निक वाला कार लॉन्च हुई तो अमेरिकन सिटीजन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने अपनी कार को ब्लैंकेट से कवर करना नहीं सही समझा. इसी वजह से निसान को बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा था. उनकी सेल्स में बहुत डिक्लाइन आया था उनकी एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन के वजह से. इससे हमें ये क्लियर होता है कि कंपनी जब भी इंटरनेशनल बिजनेस में स्टार्ट करती है, जब इस्टेब्लिश करती हैं, उनको अपनी सोच और अपना व्यू पॉइंट बहुत ही ग्लोबल रखना पड़ेगा. ओके, हम अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं. सेकंड स्टेज इज पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन. पॉली, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, पॉली का मतलब मल्टीपल कंट्रीज की बात कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट, द कंपनीज विथ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच आर होस्ट कंट्री ओरिएंटेड. क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जिनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मल्टीपल कंट्रीज में होता है. मतलब वो हर कंट्री को एज एन इंडिविजुअल मार्केट देखती हैं, इसीलिए इनकी जो ओरिएंटेशन है वो होस्ट कंट्री ओरिएंटेड होती हैं. नेक्स्ट, ईच कंट्री इज ट्रीटेड एज अ यूनिक एंटिटी and the subsidiary established is independent to frame its marketing objectives and goals. हम बहुत ही इजी एग्जाम्पल से समझते हैं. डाबर इंडिया लिमिटेड ने फॉर एग्जाम्पल अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है यूएस में, फ्रांस में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, स्पेन में, एक्सेट्रा. तो वो हर एक कंट्री को, उसके लिए कंट्री कौन सी हुई, होस्ट कंट्री, क्योंकि वहाँ पे उसको अपना प्लांट एस्टैब्लिश करना है. वो हर एक कंट्री को एज अ यूनिक एंटिटी देखेगी, एज एन इंडिविजुअल मार्केट देखेगी और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके लॉन्च करेगी. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है जो कि कॉन्ट्रास्ट में है एज कंपेयर्ड टू द एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. दैट इज कि हर सब्सिडरी कंपनी को जो भी इन होस्ट कंट्रीज में इस्टेब्लिश होती है, उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो अपने हिसाब से, उस कंट्री के हिसाब से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को फिक्स कर सके. ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है एज कंपेयर टू द एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. Next, very important point, the whole strategy here is on adaptation. The products are tailored to meet the needs of the host country's culture. ये भी बहुत बड़ा difference है as compared to the ethnocentric orientation. मतलब कि adaptation की पॉलिसी को अपनाया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है. जो भी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होगा वो उस स्पेसिफिक कंट्री, फॉर एग्जांपल यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके इन्वायरमेंट, इनके मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करवाया जाएगा. ओके, द कंपनीज विद पॉलीसेंट्रिक अप्रोच आर मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज. क्यों ऐसी कंपनीज को आपने सुना होगा एमएनसीज कहते हैं.
देखिए, मल्टीनेशनल इनको इसलिए एमएनसी कहा जाता है क्योंकि मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, नेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस को जो केटर करती हैं, इसीलिए पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन वाली कंपनीज एमएनसीज होती हैं, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, क्योंकि इनका फोकस बहुत सारी कंट्रीज पे होता है और हर कंट्री को ये एक यूनिक एंटिटी जैसे ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड तो आपने इंडिया में खुद ही विटनेस किया होगा। मैकडोनल्ड्स ने यहाँ इंडिया में ना ही बीफ ना ही पॉर्क को इंट्रोड्यूस किया है। वही आप कंपेयर करें कि बाहर की कंट्रीज़ के हिसाब से जहाँ बीफ और पॉर्क वाले बर्गर्स वहाँ पे मैकडोनल्ड्स सेल करता है, लेकिन इंडिया में इन्होंने अपनी एक प्रॉपर वेजिटेरियन लाइन जैसे कि मैक आलू टिक्की, महाराजा बर्गर इंट्रोड्यूस करे हैं। ये वाले बर्गर्स आपको इंडिया में बहुत ही पॉपुलरली फाइंड होते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया के फीचर्स। वही मैंने एक जगह पढ़ा था कि जैसे मैक आलू टिक्की इंडिया में जितना पॉपुलर है, वैसे ही कनाडा में मैक लॉबस्टर बर्गर, मैक क्रैब बर्गर बहुत पॉपुलर है, क्योंकि कनाडा के मार्केट कंडीशंस और डिमांड उस किस्म की हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। द थर्ड स्टेज इज रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन आपको समझ ही आ रहा होगा कि यहाँ पे अब सेंटर में कौन आ गया है, एक रीजन आ गया है, नॉट अ कंट्री। ओके, इट इज अ पैसेज स्टेज बिटवीन पॉलीसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक स्टेज। ठीक, हम पैसेज स्टेज का मतलब है कि हमने अभी क्या इससे पहले पढ़ा, स्टेज नंबर 2 जो कि थी पॉलीसेंट्रिक, और नेक्स्ट हम कौन सी पढ़ेंगे, स्टेज नंबर 4 जो है जियोसेंट्रिक। तो पॉलीसेंट्रिक टू जियोसेंट्रिक के बीच में जाते समय हमें कौन सी स्टेज मिलती है, रीजियोसेंट्रिक स्टेज मिलती है। Now, next, the focus of the company is on a particular region. Each region consists of countries with same cultural, social, political and economic similarities. यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे कि ये भी एक कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में कंपनीज का फोकस इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर होता था, लेकिन रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनी का फोकस एक रीजन के ऊपर होता है जो उन कंट्रीज से बना होता है जिनके सेम कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं साउथ एशियन रीजन में आता है इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। आप देख सकते हैं इंडिया के साथ जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड सिमिलर है। वैसे ही अगर आप देखें ईस्ट एशिया कंट्री जिसमें कि आते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, इन कंट्रीज के कल्चरल और जोग्राफिकल फीचर्स भी सिमिलर हैं। तो यहाँ पे रीजन वाइज डिवीजन होता है, ना कि कंट्री वाइज। Next, the operational and marketing strategies are operated on the basis of a region rather than individual countries. मतलब कि एक रीजन स्पेसिफिक के बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे, ना कि कंट्री के बेसिस पे, जो कि आपने पढ़ा था पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन में। यहाँ मैंने एक पेप्सी का एग्जाम्पल लिखा है। एक और केस स्टडी है पेप्सी की, 1950s की बात होगी जब पेप्सी ने अपनी वेंडिंग मशीन लॉन्च करना शुरू करी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेप्सी की लाइट ब्लू कलर की वेंडिंग मशीन। पेप्सी ने साउथ एशिया रीजन में अपनी वेंडिंग मशीन लॉन्च करी और लाइट ब्लू कलर में थी। साउथ एशिया रीजन में लाइट ब्लू कलर सिंबॉलिज्म होता है डेथ का, दुख, मतलब दुख का, मोर्निंग का, सौरो का। तो जैसे ही पेप्सी ने अपनी इस कलर की वेंडिंग मशीन लॉन्च करी तो पेप्सी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको बहुत बड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा लोगों से, और उस रीजन में जो कि साउथ एशिया रीजन था वहाँ पे पेप्सी की बहुत ज़्यादा सेल में फॉल आ गया। और आपको पता है पेप्सी की अगर सेल में फॉल आएगा तो किसकी सेल में इंक्रीज होगा, वो है कोका कोला। तो इसमें हमें यह भी पता चलता है कि कैसे कंपनीज को जो कि रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन फॉलो करती हैं उनको कितना केयरफुल होना पड़ता है रीजन सेलेक्ट करते समय। उनको उस पर्टिकुलर रीजन के फीचर्स, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी उसको फोकस बना के वो अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग बिजनेस को प्रोग्रेस करें।
था हमारा पार्ट 1 ऑफ EPRG फ्रेमवर्क। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया हो तो प्लीज़ पार्ट 2 को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share. And if you have any query or any feedback, you can comment down in the comment section. Thank you so much for watching and always remember, never give up.